हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जॉन टेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया प्रोग्राम आपके लिए चलाया है, BCTQ बिल्ड अप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो जिसके अंतर्गत हम आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आज हम स्पेशली डिप्लोमा के लिए BCTQ प्रोग्राम लेकर आए हैं और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं BCTQ प्रोग्राम के अंतर्गत वो सब्जेक्ट का नाम है पावर सिस्टम। तो आज हम पावर सिस्टम के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट, क्या दिया हुआ है हमें, इन एन एसी सर्किट V इज इक्वल टू 200 प्लस J40 V एंड I इज इक्वल टू 30 माइनस J10 एम्पियर। द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। हमसे क्या पूछा गया है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें हमें वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 200 प्लस J40 एंड करंट की वैल्यू हमें दी हुई है 30 माइनस J10 एम्पियर। तो हमसे पूछा गया है कि परिपथ में सक्रिय तथा प्रतिघात शक्तियां, मतलब इससे क्या पूछा गया है हमसे, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या क्या होंगी। तो जब भी आपको इस तरह का मॉड्यूल मिलता है क्वेश्चन का, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट P जो है आपको पता है क्या होता है, VI cos फाई होता है, और Q क्या होता है आपका, VI sin फाई। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम यहां पर किस तरह से अगर निकालेंगे, V और V का जो अगर हम एंगल निकालें तो एंगल निकाल सकते हैं, और I का हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास एंगल आ जाएगा, लेकिन इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको पता है कि टोटल जो पावर होती है आपकी, कॉम्प्लेक्स पावर, वो क्या होती है आपकी, VI कॉन्जुगेट। ठीक है, S इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, V और I का कॉन्जुगेट। तो अगर हम बात करें S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट, किसकी बात करें हम, VI कॉन्जुगेट। तो VI कॉन्जुगेट की अगर हम बात करते हैं तो S इज इक्वल टू, हमें V की वैल्यू क्या दी हुई है, 200, V हमें क्या दिया हुआ है, 200 प्लस J40, और I हमें क्या दिया हुआ है, 30 माइनस J10, 30 माइनस J10। लेकिन यहां पर हमने क्या लगाया हुआ है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी कॉन्जुगेट टर्म होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या मिला है, नेगेटिव, तो अगर यहां पर नेगेटिव है कॉन्जुगेट, तो यहां पर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर करंट क्या मिल जाएगी आपको, 30 प्लस J10। तो यहां से S इज इक्वल टू, तो S इज इक्वल टू अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6000 प्लस J, ये क्या हो जाएगा, 2000 प्लस J, और ये क्या हो जाएगा आपका 1200 प्लस J, और J ये क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा आपका 400। तो यहां से अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग अलग कर लेते हो तो सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 6000 और ये हो गया हमारा 400। तो 6000 और 400 को अगर मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5400 प्लस J, और ये कितना है मेरे पास 1200। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3200। मतलब यहां से अगर मैं S इज इक्वल टू हमारा क्या होता है P प्लस J Q, तो यहां से P की वैल्यू तो हमें क्या मिल गई
5400 और Q की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहां से 3200 VAR होगी क्योंकि रिएक्टिव है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारी P और Q की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां से अगर हम बात करें, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 5600 वाट। तो यहां से हमें ये तो मिल गया कि हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई 5600 और Q की वैल्यू आ गई 3200। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इस ऑप्शन में भी हमें कुछ ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब अगर हम C और D की बात करें तो C में भी हमें 5600 और 3200 VAR मिला है, और D में भी हमें 5600 और 3200 VAR मिला है। अब हमारी जो लड़ाई है वो किसकी है कि ये कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। हमें क्या देखना है, अब ये कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा। तो अगर हमें ये देखना है कि ये कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव, तो वो हम अब किससे देखेंगे, एंगल से। बिल्कुल, अगर मेरा ये करंट लीड करता है, हमें पता है कि CI/V/L, तो कैपेसिटर के केस में मेरा करंट वोल्टेज को क्या करता है, लीड, और इंडक्टर के केस में मेरा करंट वोल्टेज को क्या करता है, लैग। तो अगर हमारा एंगल V और I के बीच, V क्या है हमारा, V हमारा है 200J40 और I है हमारा 30-J10। तो अगर हम इन दोनों के बीच का क्या निकाल लें, एंगल, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो V का एंगल क्या आएगा हमारा, V इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 200 प्लस J40 और I हमारे पास क्या है, I है हमारे पास 30-J10, 30-J10। तो यहां से अगर मैं एंगल निकालता हूं, V एंगल ऑफ फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, मॉड ऑफ B की अगर मैं बात करता हूं तो मॉड ऑफ B तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2000 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और tan इनवर्स ऑफ 40 डिवाइड बाई 200। ऐसे ही अगर मैं मॉड ऑफ I और एंगल ऑफ फाई निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा यहां से, माइनस ऑफ 10/30। तो यहां से अगर मैं, एक है मेरा प्लस और एक है मेरा माइनस, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो करंट होगा वो क्या होगा, इससे वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा, नहीं करेगा। अगर मेरा वोल्टेज से करंट क्या करता है, लैग करता है, करेगा नहीं करेगा, क्यों, यहां पर मेरी जो एंगल आएगा वो एंगल क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 200, ये आ गया 0.2। तो 0.2 का अगर मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 11.3099, मतलब मेरे पास एंगल ऑफ जो फाई है वो कितना आ गया 11.3099। अगर मैं यहां पर एंगल ऑफ फाई की बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा, -1/3, ये आ गया। तो tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ -18.43।
तो यहां से मुझे क्या मिला कि मेरा जो वोल्टेज का एंगल है क्या है, मेरा वोल्टेज का एंगल क्या है, पॉजिटिव, और करंट का एंगल क्या है, नेगेटिव। तो इसको मैं देख के ये तो बता सकता हूं कि मेरा करंट लैग करेगा किससे, वोल्टेज से। और अगर करंट वोल्टेज से लैग करता है, क्या करंट अगर वोल्टेज से लैग करेगा तो मेरा कौन सा आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर करंट वोल्टेज को लैग करेगा तो आपका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इंडक्टिव। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या निकल के आ गया, डी ऑप्शन निकल के आ गया। कैसे, सबसे पहले हमने VI कॉन्जुगेट निकाला, तो ये वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। अब हमें फाइंड करना था कि कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव। तो उसके लिए आप कहां पे जाओगे, एंगल पर। तो जब हमने एंगल की वैल्यू निकाली तो हमें पता चला कि हमारा जो करंट है हमारा, वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो एंगल है करंट का वो नेगेटिव आता है और हमारा जो वोल्टेज है उसका एंगल क्या है, पॉजिटिव। अगर एंगल नेगेटिव है इसका मतलब हमारा जो करंट है वो वोल्टेज को ऑब्वियसली क्या करेगा, लैग करेगा। तो इस तरह से हमने हमारा जो ऑप्शन है डी वो फाइंड किया है। तो आपको समझ में आया किस तरह से हम क्वेश्चन को एनकाउंटर कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये टर्म याद रखनी है, जब आप पावर सिस्टम में पढ़ते हो तो सबसे पहले आप इन्हीं के बारे में पढ़ते हो कि एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट पावर, एस बराबर क्या हो गया, VI कॉन्जुगेट। इसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P प्लस JQ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है आपको वो इस तरह से एनकाउंटर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, for the same power transmission, if the transmitted voltage increases by factor n, the size of conductor get multiply by factor। आपसे क्या बोला है, समान शक्ति संचारण के लिए यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का आकार कितना गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपसे पूछा है कि चालक का आकार कितना गुना बढ़ेगा अगर वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए। आपका सवाल क्या है कि अगर मैं वोल्टेज को n गुना बढ़ा देता हूं तो मेरे चालक का आकार कितना गुना बढ़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है। देखो हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हिंदी में यही दे रखा है हमें। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हिंदी में हमें क्वेश्चन कुछ इसी तरह से दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें एनकाउंटर करना है तो हमें आना चाहिए सबसे पहले तो ये कि जो हमारी कंडक्टर की साइज है, जो चालक का आकार है, वो किस तरह से प्रोपोर्शनली, इनवर्सली प्रोपोर्शनली, किस तरह से स्क्वायर के, या किस तरह से वो प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। तो ये फाइंड करने के लिए हमें आना चाहिए कि P बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि जो भी चालक का आकार है वो इस वोल्टेज के किस तरह से इस पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। इसके प्रोपोर्शनली होता है या इनवर्सली होता है, किसके, स्क्वायर के या बिना स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके लिए हमें P बराबर क्या होता है, VI cos phi, ये आपको पता है। अगर हम यहां पर लॉसेस की बात करें, किसकी, लॉसेस की, तो PL इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R। ये हो गए हमारे समीकरण। तो समीकरण एक से धारा का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर हम
आई का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एल, ये क्या है हमारे लॉस, लॉस यानी हानि। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू पी अपॉन वी कॉस फाई का स्क्वायर इनटू आर। तो यहां से हमारा जो पी एल है, क्या है, पी एल है वो क्या आ गया, पी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू आर। तो यहां से आपका जो लॉस है, पी लॉस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आपके वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। एक कंडीशन तो मेरी ये आ चुकी है। अब चूंकि मुझे पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां पर अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पी एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू आर। तो यहां से अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन आर। एरिया क्या हो गया यहां पर, रो एल अपॉन आर। और यहां पर आपको पता है कि जो आपका लॉसेज होता है वो क्या होता है, पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पी एल इज इक्वल टू आपका क्या है, आई स्क्वायर आर। तो यहां पर आपकी जो आर की वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी एल अपॉन आई लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो समीकरण यहां से एरिया आ गया रो एल अपॉन आर। अब हम क्या करते हैं कि आर की वैल्यू जो है हमारी, ये आर इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, पी एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और अपॉन में क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां से जो मेरी साइज है कंडक्टर की वो क्या आ गई, वी स्क्वायर। शायद यही क्वेश्चन था मेरा कि अगर मैं, यदि मैं वोल्टेज को n गुना बढ़ा देता हूं तो चालक का आकार कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं चालक का वोल्टेज अगर मैं n गुना बढ़ा देता हूं, तो अगर मैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। तो यहां पर है मेरा A1 और यहां पर है मेरा क्या, A2। अब क्या बोल रहा है ये कि अगर ये हो गया मेरा क्या, V2 को अगर मैं क्या कर देता हूं, n गुना बढ़ा देता हूं, तो n गुना मैंने अगर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, n V1 अपॉन V1। तो यहां से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, n स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा। अब अगर मुझसे पूछा है एरिया की, तो एरिया जो है मेरा A2, जो एरिया होगा मेरा A2 जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एरिया A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन n स्क्वायर।
तो इस तरह से मेरा जो एरिया है A2 वो क्या आ गया, A1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहां से मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, एरिया जो है वो मेरा क्या आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है पूरा, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो दो चीज, एक तो आपके जो लॉसेज होते हैं वो वी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है, और सेकंड आपको क्या याद रखना है, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिए जाते हैं, तो आप किस तरह से करोगे, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हम क्वेश्चन का एनकाउंटर करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन ऑन EHV ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड टू। क्या बोला कि EHV संचारण लाइन में श्रेणी कैपेसिटिव, कौन सा श्रेणी कैपेसिटिव क्षतिपूरण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको। हमें पता है कि हम अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं EHV ट्रांसमिशन लाइन की, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के सीरीज कैपेसिटर यूज करते हैं, शंट कैपेसिटर का भी यूज करते हैं, शंट रिएक्टर का भी यूज करते हैं। सबका अपना अपना क्या होता है, काम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं शंट रिएक्टर की, तो शंट जो रिएक्टर होता है आपका, वो क्या काम करता है, आपका जो फेरेंटी इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है। आपको पता है कि जो शंट रिएक्टर होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में, वो हमारे फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है। अगर यहां से यहां पे आपसे क्या पूछा है, श्रेणी कैपेसिटिव, तो श्रेणी जो कैपेसिटिव है, अगर हम उसकी बात करें श्रेणी कैपेसिटिव की, तो श्रेणी कैपेसिटिव की हम बात करें तो हमें पता है कि जब हमारी कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है और इसका वोल्टेज है सेंडिंग वोल्टेज Vs और इसका एंगल है डेल, और ये हमारी क्या हो गई Jx, और ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा लोड। अगर हम इसकी पावर की बात करें P बराबर, तो P बराबर क्या हो जाता है हमारा Vs VR अपॉन Jx इंटू साइन डेल, ये होता है। अगर हम बात करें किसकी, विदाउट कैपेसिटर, ये हमारा क्या है, बिना श्रेणी प्रतिघात के, प्रतिघात नहीं बोल सकते इसको अपन, बिना श्रेणी कैपेसिटर। अब अगर मैंने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, कैपेसिटर, और ये हो गया आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हो गया लोड। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पावर की, तो वो क्या हो जाएगा Vs VR अपॉन JXL माइनस XC इंटू साइन डेल। तो मेरी जो ये वैल्यू है ये क्या हो गई डिक्रीज, तो पावर क्या हो गया इंक्रीज। तो मैं बोल सकता हूं कि सीरीज कैपेसिटर का उपयोग करने से पावर ट्रांसफर
कैपेबिलिटी बढ़ती है तथा यही स्टेबिलिटी को भी दर्शाता तो हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज कैपेसिटर है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर हम बात करें सीरीज कैपेसिटर की, सीरीज कैपेसिटर, तो सीरीज कैपेसिटर का उपयोग स्टेबिलिटी को बढ़ाने के काम में लेते हैं। अगर हम बात करें शंट रिएक्टर की, तो शंट रिएक्टर का उपयोग फेरेंटी के प्रभाव को खत्म करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, सीरीज कैपेसिटर और शंट रिएक्टर। ऐसे ही हमारा क्या होता है शंट कैपेसिटर, तो शंट जो कैपेसिटर है वो किसके लिए होता है, वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज कैपेसिटर है उसका उपयोग किसके लिए काम में आता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के काम में आता है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि इसने हमारी जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी है पावर की उसको इंक्रीज किया, इसका मतलब है इसने स्टेबिलिटी को भी क्या किया है, इंक्रीज किया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द कोरोना लॉस on a particular system at 50 Hz is 1 kilowatt per kilometer per phase. What is the corona loss at 60 Hz in kilowatt per kilometer per phase? मतलब क्या है कि एक प्रणाली के लिए 50 हर्ट्ज पर कोरोना हानि 1 किलोवाट पर किलोमीटर प्रति फेज है। तो 60 हर्ट्ज पर कोरोना हानि कितने किलोवाट पर किलोमीटर में होगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको 50 हर्ट्ज पर कोरोना लॉस दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि 60 हर्ट्ज पर कोरोना हानि कितनी होगी। तो आपको पता है कि जो कोरोना लॉस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोरोना लॉस PL प्रोपोर्शनल टू F प्लस 25 क्या होता है, F प्लस 25। तो यहां से PL1 PL2 इज इक्वल टू F1 प्लस 25 डिवाइड बाई F2 प्लस 25। तो यहां से PL1 मुझे दे रखा है कितना 1, PL2 मुझे निकालना है, F1 हमें दे रखा है 50 प्लस 25 और F2 हमें दे रखा है 60 प्लस 25। तो यहां से 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 85। तो यहां से मेरा x क्या आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 75। तो यहां से 85 डिवाइड बाई 75 ये आ गया मेरा
1.13 कितना आ गया 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी 1.13। तो इस तरह से हमें कोरोना लॉस भी निकाल सकते हैं अगर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना जो फॉर्मूला है वो क्या होता है PL प्रोपोर्शनल टू F प्लस 25। हम क्या करते हैं एग्जाम में डायरेक्टली प्लस 25 नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं PL प्रोपोर्शनल टू F, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसके साथ आपका क्या जुड़ेगा साथ में 25। द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन हाई ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन क्या है कि जो टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन में वो क्या होता है आपका आर फेज नहीं होता, फाइव फेज नहीं होता, वी फेज नहीं होता, क्या होता है आपका अर्थ फेज। क्यों? क्योंकि अर्थ फेज ही क्या करता है आपकी जो हाई सर्ज वोल्टेज होगी या लाइटनिंग अरेस्टर के कारण अगर कोई भी हाई सर्ज वोल्टेज आएगी तो उसको क्या कर देगा अर्थ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे टॉप मोस्ट जो वायर होता है आपका वो कौन सा कहलाता है अर्थ वायर। तो आप ध्यान रखना कि उच्च संचारण लाइन में सबसे ऊपर का जो चालक है वो क्या कहलाता है आपका अर्थ कंडक्टर। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ होलो कंडक्टर। ये क्या बोल रहा है आपसे कि जो कोरोना लॉस हैं वो रिड्यूस होते हैं बाय द यूज ऑफ होलो कंडक्टर बिकॉज। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोरोना लॉस होता क्या है। तो कोरोना लॉस क्या होता है कि अगर मान लो आपका जो वोल्टेज है ऑपरेटिंग वोल्टेज वो अगर ज़्यादा हो गया आपके डाइलेक्ट्रिक से, जो हवा जो मीडियम है जो भी मीडियम है उसके डाइलेक्ट्रिक से अगर उसकी वो ज़्यादा हो गया मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो वो क्या करेगा कि जो एयर है उसको आयनाइज कर देगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से ज़्यादा हो गया ऑपरेटिंग वोल्टेज तो वो क्या करेगा कि जो एयर है उसको क्या कर देगा आयनाइज, और एयर को जैसे ही उसने आयनाइज किया तो मेरा कोरोना लॉस प्रोड्यूस हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? ओजोन गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है आपका कोरोना। क्या होता है कोरोना। जैसे कि आपको हिसिंग साउंड जब सुनाई देती है तो वो क्या कहलाती है आपकी कोरोना लॉस। तो इस कोरोना लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंडक्टर का यूज करके। और आपके मेनली जो कंडक्टर हैं या तो आप क्या यूज करोगे ACSR या फिर आप यूज करोगे होलो कंडक्टर। अब डिपेंड करता है कि कोरोना लॉस किस में मिनिमम होगा और किस में मैक्सिमम। तो अगर हम कोरोना लॉस की बात करें तो उसके लिए एक वोल्टेज होता है और वो वोल्टेज क्या कहलाता है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। क्या कहलाता है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। वो डिसाइड करता है कि आपका कोरोना कितनी जल्दी प्रोड्यूस होता है। आपको पूरे कोरोना लॉस के टॉपिक में बस उसी पे ध्यान देना है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। अगर उसकी वैल्यू को आप कैसे भी करके हाई कर देते हो, क्या हाई कर देते हो, तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा कोरोना लॉस आने में। आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। फेंट लुमिनस टाइप की एक आर्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि अगर उन दोनों के बीच की जो एयर है वो अगर आयनाइज हो गई, और वो आयनाइज कब होगी जब मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, उनके बीच का जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो क्या हो जाएगा आयनाइज, एयर जो है आयनाइज हो जाएगी, और जैसे ही आयनाइज हो गई तो क्या आ जाएगा कोरोना लॉस। तो इसके लिए सबसे मेन जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है BC इज इक्वल टू mgr ln dy/r। क्या होता है mgr ln dy/r। ये VC क्या होता है आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। क्या होता है आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। यहां पर जो M है, M जो है वो बताती है आपकी सरफेस, कंडक्टर की सरफेस के बारे में। ठीक है, अगर M की वैल्यू आपकी 0.82 या फिर हम बोल सकते हैं 0.72 0.8 है तो ये आपका होता है ACSR, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं रफ कंडक्टर। रफ
और अगर m की वैल्यू आपकी 0.921 है तो ये होता है आपका होलो कंडक्टर, या फिर किसको क्या बोल सकते हैं, स्मूथ कंडक्टर। ये किसके बारे में बताती है, कंडक्टर की सरफेस के बारे में बताती है m। तो अगर आप m की वैल्यू को क्या रखोगे 0.7 टू 0.8 तो वो क्या होगी ACSR, और अगर m की वैल्यू आपने 0.9 से 1 तक रखी तो वो क्या हो जाएगा होलो। तो आप मुझे बताओ कि ACSR में आपको कोरोना ज्यादा मिलेगा या होलो में। तो अगर आप यहां पर इसकी वैल्यू लेते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ओवरऑल बीसी की वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि वीसी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मुझे कोरोना लेट से प्राप्त होगा, मतलब प्राप्त तो होगा लेकिन हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो, मुझे बहुत लेट प्राप्त हो। ठीक है, मतलब वीसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, ओवरऑल इंक्रीज करनी है। पूरे मेरे कोरोना के टॉपिक में बस यही चलता है कि आप बीसी की वैल्यू कैसे भी करके इंक्रीज कर दो तो आपका कोरोना क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा या नेग्लेक्ट हो जाएगा, खत्म नहीं होता लेकिन ये है उस कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं जी, ये क्या होता है मेरा एयर डेंसिटी, सॉरी जो जी है मेरा, जी होता है 392V अपॉन 273 प्लस टी। क्या होता है 392 टी, और V क्या है यहां पर, प्रेशर है, वेरोमेटिक प्रेशर है यहां पर V। ठीक है, और यहां पर आपका R आपकी क्या हुई रेडियस और D हो गया आपका डिस्टेंस। तो आपको मेनली जो है ध्यान किस पे देना है, R क्या हो जाएगी यहां पर रेडियस, R क्या हो जाएगी यहां पर रेडियस। तो मेनली आपको जो ध्यान देना है वो किस पे देना है, BC पर। तो अगर आप होलो कंडक्टर यूज करते हो तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय द होलो कंडक्टर बिकॉज, तो होलो कंडक्टर का यूज करने से कोरोना लॉस मिनिमम क्यों होते हैं, खोखले चालक के प्रयोग से कोरोना हानि कम कर सकते हैं क्योंकि, क्या है इसका आंसर, द लॉसेस कैन बी रिड्यूस, द एडी करंट इन द कंडक्टर इज एलिमिनेट, फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज, फॉर वेटर वेंटिलाइजेशन इन द कंडक्टर इज इंक्रीज। तो क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूले के केस में हमारा m, g और r, जहां पर r की वैल्यू हमारी क्या है रेडियस, तो हाँ ये हो सकता है कि फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगी मेरी इंक्रीज। क्या हो सकता है यहां पर कि रेडियस भी मेरे होलो के केस में क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो बेस्ट जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा यहां पर सी। ठीक है, तो इसने आपसे क्या पूछा है कि खोखले चालक के प्रयोग से कोरोना हानि कम कर सकते हैं क्योंकि, उसका रीजन आपसे पूछा है। तो रीजन उसका एक तो ये हो सकता है सरफेस कंडक्टर वाला, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक आर की वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है, रेडियस अगर इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरा बीसी इंक्रीज हो गया, और अगर मेरा डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो मेरा कोरोना लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरा ये है क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज अप टू, यहां आपसे क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अति उच्च तनाव केबल का परिचालन वोल्टेज कहां तक होता है। तो अगर हम बात करें लो टेंशन केबल की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 1 kV। अगर हम बात करें हाई टेंशन केबल, तो हाई टेंशन केबल कितना हो जाएगा 11 kV।
अगर हम बात करें सुपर टेंशन केबल, तो वो क्या हो जाएगा 33 kV। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, तो वो कितना हो जाएगा 66 kV। तो हम देख सकते हैं कि लो टेंशन केबल, तो ये ऑप्शन गलत। हाई टेंशन केबल 11 kV, सॉरी ये भी गलत। सुपर टेंशन केबल के लिए 33, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए मेरे पास क्या है 66 kV। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अति उच्च तनाव, मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो आप ये याद रखना कि लो टेंशन केबल के लिए 1 kV, हाई टेंशन केबल के लिए 11 kV, सुपर टेंशन केबल के लिए 33 और एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो केबल है उसके लिए 66 kV का यूज़ किया जाता है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जामों में, जेई की ले लो आप, कहीं की भी, आरएससी भी, जेई की भी अगर आप ले लो तो वहाँ पे पिछली बार आपसे ये पूछा गया था टेंशन के बारे में। ओनिंग टू स्किन इफेक्ट, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, स्किन इफेक्ट की। तो स्किन इफेक्ट के कारण, प्रभाव के कारण मेरे पूछा गया है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे कंडक्टर पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किन इफेक्ट होता क्या है। तो स्किन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्किन इफेक्ट क्या होता है कि मेरा जो करंट है वो कहां पर आ जाए, सरफेस पर, कंडक्टर की सरफेस पर। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी मेरा एक क्या है कंडक्टर, ये क्या है मेरा एक कंडक्टर, और तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो मिडिल होगा, मिडिल में हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा सबके कंडक्टर के कारण, होगा नहीं होगा मिडिल में। इस केस में यहाँ पर हमारा जो सरफेस कंडक्टर है, फ्लक्स लिंकेज है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमें, तो यहाँ पर मिडिल में मेरा लैम्डा क्या है, मेरा मैक्सिमम है, और धीरे धीरे अगर मैं सरफेस की तरफ जाता हूं तो लैम्डा मेरा क्या हो जाता है, मिनिमम। ठीक है, और मुझे पता है कि जो करंट है आई बराबर क्या होती है, वी अपॉन लैम्डा। तो अगर आपका लैम्डा ज्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो आई लैम्डा मैक्सिमम के लिए मेरा आई क्या हो जाएगा, मिनिमम, और लैम्डा मिनिमम के लिए मेरा आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मेरा जो करंट है वो सरफेस पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और मेरा जो करंट है वो मिडिल में क्या हो जाएगा, मिनिमम। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि स्किन इफेक्ट का मतलब ये है कि आपका फ्लक्स जो लिंकेज होता है, तभी हम बोलते हैं कि आपका जो होलो कंडक्टर होता है उसमें आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता है। क्यों, वहां पर होलो रहता है आपका कंडक्टर। जबकि अगर मैं ACSR की बात करता हूं तो ये क्या है, एक ACSR कंडक्टर है। तो ACSR कंडक्टर के केस में हमें पता है कि हमारे जो कंडक्टर होता है वो बीच में होता है, मिडिल में, और धीरे धीरे तो मिडिल में मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया, ज्यादा, और सरफेस पर मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाता है, कम। तो जिसके कारण मेरी करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है किस पर, सरफेस पर, और करंट मिनिमम होती है मेरी सेंटर पर। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो होलो कंडक्टर में कम होता है एज कंपेयर टू ACSR। उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पर कोई फ्लक्स लिंकेज ही नहीं होता,
ओवरऑल जो करंट है वो कहां पर जाता है, ओनली मेरे सरफेस पर। लेकिन ACSR में ऐसा नहीं होता है, आपका करंट दोनों जगह फ्लो होता है। लेकिन बात यह है कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है ACSR में वो सेंटर पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सरफेस। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ACSR है उसमें ज्यादा स्किन इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू होलो कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो यही होता है मेरा क्या, स्किन इफेक्ट। तो अब बात करते हैं हम कि स्किन इफेक्ट के प्रभाव के कारण हमारे कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट फ्लो थ्रू द हाफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरीज लेस करंट। शायद यही हम कर रहे थे कि ये तो हमारी क्या हो गई कोर, ये तो हमारी क्या हो गई कोर, और ये हो गया हमारा क्या, सरफेस। ठीक है, तो यहां पर मेरा फ्लक्स लिंकेज क्या था, ज्यादा था इस कोर पर, इस कोर पर मेरा फ्लक्स लिंकेज ज्यादा था जिसके कारण करंट मेरी क्या थी, कम थी। तो शायद यही ये बोला है कि पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस, नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरीज लेस करंट। तो कोर जो है मेरी वो करंट लेस हो रहा है उसमें, कोर पर जो करंट है ये कोर पर, ये कोर हो गई मेरी ओवरऑल कोर ये है, तो ये कोर पर मेरी करंट क्या है, मिनिमम। और जैसे जैसे मैं कोर से दूर जा रहा हूं, या फिर इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो एक कोर हो गया, ये हो गया मेरा सरफेस। तो ये इस कोर पर मेरी लैम्डा क्या हो गई, मैक्सिमम, और सरफेस पर मेरी लैम्डा क्या हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो इसको। ठीक है, तो यहां पर आई मिनिमम हो गया और इस पर मेरा आई क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इस तरह से आप बना सकते हो इसको। तो ये हो गया मेरा कोर और ये मेरा हो गया सरफेस। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरीज लेस करंट। थर्ड ऑप्शन क्या है, पोर्शन ऑफ द कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज लेस करंट, ये गलत है, एंड कोर ऑफ द कंडक्टर कैरीज मोर करंट। तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो बात समझ में आई क्या होता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, चलो। द स्लैक वश हैज टू बी, जो स्लैक वश होती है वो क्या होती है, स्लैक वश। तो स्लैक वश के पहले हम 3 वश के बारे में पढ़ते हैं। आपकी 3 वश होती हैं, एक तो जनरेटर वश, एक होती है आपकी लोड वश, और एक होती है आपकी स्लैक वश। अगर हम बात करें सबसे पहले लोड बस की, किसकी बात करें हम, लोड बस। तो लोड बस की अगर हम बात करें तो लोड को हमारे क्या चाहिए, एक तो एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। इसलिए हमारी जो लोड बस है उसको हम क्या बोल देते हैं, पी और क्यू बस। क्या बोल सकते हैं, पी क्यू बस। अगर हम बात करें जनरेटर बस की, तो जनरेटर जो बस की अगर हम बात करें तो जनरेटर की लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें चाहिए क्या, P और V। क्या चाहिए, P और V। और स्लैक जो बस है उसके लिए हमें क्या चाहिए, V, डेल। ये होती हैं आपकी 3 बस, लोड बस, जनरेटर बस और स्लैक बस। तो यहां पर अगर हम बात करें पीवी बस, तो पीवी हमारी किसकी हो गई, जनरेटर बस की। पी क्यू ये हमारी हो गई लोड, और क्यू भी कोई होती नहीं, तो नन ऑफ द, नो कंस्ट्रेंट, मतलब आपका
ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जो स्लैक बस है वो क्या होती है आपकी वी और डेल, और ये जो स्लैक बस है वो यहीं वहीं स्पेसिफाई होती है जहां आपको लोड एंगल की रिक्वायरमेंट हो, वहीं आपको स्लैक बस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोड बस और ये हो गई हमारी जनरेटर बस। तो इस तरह से हमारा लोड बस हो गई, जनरेटर बस हो गई एंड स्लैक बस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। हमें दो लिस्ट दी हुई है, सूची जो फर्स्ट है उसमें हमें पावर सिस्टम के अवयव दिए हुए हैं, और जो सूची सेकंड है हमें ये दिया हुआ है कि जो सूची फर्स्ट के अवयव हैं उनसे इन सूची टू में क्या अभिप्राय होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले करंट ट्रांसफार्मर की, तो करंट ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो अवयव है सिस्टम अवयव, पावर सिस्टम अवयव, इसका अभिप्राय इन चारों में से क्या होगा। तो पहला अभिप्राय अगर हम देखें, टू कैरी फुल लोड करंट कंटिन्यूसली, टू फीड द करंट कॉइल ऑफ इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट, टू मिनिमाइज द डेंजर ड्यू टू ओवर वोल्टेज, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द यूजर। तो हमने मेजरमेंट में क्या पढ़ा था कि टू फीड द करंट कॉइल ऑफ इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट, यही देखा था हमने करंट ट्रांसफार्मर में। तो ए से 2, तो ए से 2, तो ये तो ए से 4 है, तो ये ऑप्शन खत्म, ए से 1 ये खत्म, ए से ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो अगर ए से 2 है तो बी से ये भी 3, बी से ये भी 3। सर्ज ऑफ एब्जॉर्बर, तो सब सर्ज जो एब्जॉर्बर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सर्ज को एब्जॉर्ब करने का, तो टू मिनिमाइज द डेंजर ड्यू टू ओवर वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है कि सर्ज के कारण जो वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है, ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो बी से हो गया मेरा 3। अब बात करते हैं अपन अर्थिंग और सर्किट ब्रेकर की। तो अर्थिंग की अगर हम बात करें तो अर्थिंग हम क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा अर्थिंग से 4, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द यूजर। और सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, टू कैरी फुल लोड करंट कंटिन्यूसली। तो ये हो गया 4 1, ये है 1 4, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो करंट ट्रांसफार्मर हमने मेजरमेंट में पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि ये फीड करता है करंट कॉइल ऑफ इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट, टू फीड द करंट कॉइल ऑफ इंडिकेटिंग एंड हमने मीटर लगा रखा था उसमें, वोल्ट मीटर, तो उसमें हमारी क्या फ्लो होती है, करंट। द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ 2 प्लांट आर गिवन बाई, 2 प्लांट की बढ़ती हुई ईंधन लागत निम्नलिखित प्रकार से दी जाती है। हमें ईंधन की लागत दी हुई है dF1 अपॉन dP और dF2 अपॉन P2। अब हमसे क्या पूछा है कि 180 मेगावाट भार के लिए किफायती सारणी होगी। तो अगर हमें दोनों की कॉस्ट दी हुई है, क्या दी हुई है, IC1 और IC2 अगर हमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इनका इक्वल कर देते हैं। इनको जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास P1 और P2 में क्या आ जाएगा, रिलेशन, और एक हमें रिलेशन दिया हुआ है यहां पर 180। तो अगर हम dF1 अपॉन dP1 इज इक्वल टू dF2 अपॉन dP2, तो dF1 क्या हो जाएगा 0.01 P1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.012 प्लस ये क्या हो जाएगा 1.6। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो ये क्या है P2, ये क्या है मेरा P2। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ तो 0.01 P1 माइनस 0.012 P2 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 2। तो 1.6 माइनस 2, तो ये तो कितना हो जाएगा 0.4, तो ये तो हो जाएगा आपका 0.14। तो यहाँ से P1/100 माइनस P2/, ये कितना हो जाएगा 12 P2
बाई 100 1000 0.012 इज इक्वल टू -0.4। ये होगा नहीं होगा? तो यहाँ से अगर मैं P1 अपॉन 10 माइनस 12 P2 अपॉन 100 इज इक्वल टू -4, मैंने क्या किया, इसका 0, ये 0 और एक 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर मैं 100 अगर एलसीएम लेता हूँ तो 10 P1 माइनस 12 P2 इज इक्वल टू -400। तो -400 तो 12 P2 माइनस 10 P1 इज इक्वल टू 400। और इसको और मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 P2 माइनस 5 P1 इज इक्वल टू 200। और एक इक्वेशन मुझे दी रखी है P1 प्लस दी हुई है कितनी 180। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करें कि ये हो गई 1 और ये हो गई 2। तो समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, तो 5 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5P1 प्लस 5P2 इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 900। और ये है हमारे पास -5P1 प्लस 6P2 इज इक्वल टू 200। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 में 6 गए तो हम 5 और 6 क्या हो गए 11 P2 और ये हो गया 1100। तो यहाँ से P2 क्या आ गया मेरे पास 100, P2 क्या आ गया मेरे पास 100। अब P2 अगर 100 आ गया तो P1 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 80। तो 180 और 100, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आ गया 80 और 100। When is the Ferranti effect on long overhead line experience? लंबी सिरोपरि लाइन पर फेरेंटी प्रभाव आता है जब। तो फेरेंटी जो इफेक्ट है आपका, फेरेंटी जो प्रभाव है वो कब आता है, जब आपकी लाइन जो लॉन्ग लाइन या मीडियम लाइन क्या हो, या तो नो लोड हो या लाइट लोडेड हो। आपको पता है कि जो आपका फेरेंटी इफेक्ट है, फेरेंटी इफेक्ट आता किसके कारण है, क्योंकि जब आपकी लाइन जो लोड लाइन है, लोड जो है जब आपका ओपन हो गया तो वो क्या हो गया कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाएगा। और उस कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या हो जाएगा ज़्यादा, और यही होता है आपका फेरेंटी इफेक्ट। तो हम बात कर सकते हैं इसमें द लाइन इज हैवीली लोडेड, नहीं लाइन इज फुल्ली लोडेड, ये नहीं होगा। पावर फैक्टर इज यूनिटी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा द लाइन इज लाइटली लोडेड। तो ये होता है आपका लॉन्ग में, या फिर किस में होता है ये मीडियम। दो आपकी ओवरहेड जो लाइन है उसमें आपका क्या पाया जाता है ये फेरेंटी इफेक्ट। पावर ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रांसपोज टू रिड्यूस। तो पावर लाइन जो है संरचना है उनको ट्रांसपोज किसे कम करने के लिए करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपोज करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम बात करें हमारी ट्रांसमिशन लाइन की, तो ये होता है हमारा आर वाई और बी। तो इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला कंडक्टर है, बीच वाला जो कंडक्टर है उस पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा, यहां की जो करंट है इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट वो क्या है इक्वल नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। मतलब ये क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आपके इसमें दो इफेक्ट आते हैं, एक तो ये हो गया आपका कौन सा
मैग्नेटिक प्रवाह। एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि ये होती है हमारी अर्थ, तो इस अर्थ के कारण सबसे ज्यादा जो वोल्टेज होगा वो किस पर होगा, V पर होगा, नहीं होगा। तो ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रवाह। मतलब VR, VY और VB, और इसमें IR, IY, IB। मतलब अगर मैं बात करूं ट्रांसपोज लाइन, अगर मैं बात करूं एक सिंपल मेरी पावर लाइन है तो उसमें मेरे दो इफेक्ट मुझे मिलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, और यही होते हैं इंटरफेरेंस। यही क्या कहलाते हैं मेरे, रेडियो इंटरफेरेंस। यही हमारे क्या कहलाते हैं, ये रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस। इसी रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपोज लाइन का उपयोग करते हैं। और कैसे करते हैं, हम बराबर बराबर 3 तो इसमें R Y V Y V R V और Y। तो आप देखो एक बार V आ गया, एक बार R आ गया, एक बार Y आ गया। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट था ये किसके कारण था, अर्थ के कारण। तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एक बार इस पे वोल्टेज, इस पर एक पर, एक बार इस पर इक्वल हो जाएगा। दूसरा, एक बार मिडिल में मेरा ये आ गया फेस, एक बार मिडिल में मेरा ये वाला लाइन आ गई, और एक बार मिडिल में मेरी ये वाली लाइन आ गई। तो ये कौन सा इफेक्ट था मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि इस पर मेरा सबसे ज्यादा क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो जिसके कारण मेरी करंट इक्वल नहीं होती, ना ही मेरी वोल्टेज। और जैसे ही मैं इनको जब ट्रांसपोज किया तो यहां से मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ IR, मॉड ऑफ IY, मॉड ऑफ IB और मॉड ऑफ VR, मॉड ऑफ VY और मॉड ऑफ VB। तो ये किसके कारण हुआ, सब ट्रांसपोज के कारण। तो ये होती है आपकी क्या, ट्रांसपोज द लाइन। इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं पावर लाइन को। तो ये दोनों जो मेरे इफेक्ट थे वो इक्वल हो गए सब में ऑफ। ठीक है, और इनकी जो लेंथ हो जाती है वो भी हम इक्वल L/2, ये भी क्या हो गई L/2, और ये भी क्या हो गई आपकी L/2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो है हमने क्यों किया, इंटरफेरेंस विथ नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन। इंटरफेरेंस जो होता है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांसपोज होता है, और इस तरह से आप इस इफेक्ट को क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो।
द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो आप इंसुलेटर यूज करते हो उसके अक्रॉस जो एफिशिएंसी निकलती है वो क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अगर हमें इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम कौन से मेथड का उपयोग करते हैं? तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती क्या है? टोटल वोल्टेज इनटू डिवाइडेड बाई एन टोटल नंबर ऑफ डिस्क, और यहां पर क्या होता है? वो वोल्टेज होता है जो सबसे लोएस्ट जो डिस्क है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है। तो सबसे निचली चकती, सबसे निचली चकती के अक्रॉस वोल्टेज इंटू 100। ठीक है। अब होता क्या है कि आपकी ये मेरा पोल हो गया, ये मेरी क्या होती है? इंसुलेटर। इंसुलेटर है तो उसके कारण मेरा क्या आ गया? कैपेसिटेंस, और वो सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाएगा इनका। होता क्या है कि जैसे ही आपका ये इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर की चकती हो गई, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के जो गैप है इनके बीच एक और कैपेसिटेंस आ जाता है, और वो क्या कहलाता है? म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस आ गया। तो अब अगर ये हो गया, तो इस कैपेसिटेंस के कारण मेरी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो 100% नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस अगर मैं मान लेता हूं कि ये हो गया V1, V2 एंड V3, तो मेरा जो वोल्टेज आता है V1 वो क्या आता है? V2 इंटू 1 प्लस के V3 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1, V3 इज इक्वल टू V1 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। इस तरह से मेरे पास क्या आती है? वैल्यू आती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू को रखता हूं मैं, VPH क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 मेरे पास है, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इंटू 1 प्लस के, और V3 इज इक्वल टू V1 इंटू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो ये जो k वाली टर्म है, ये k वाली टर्म, ये कैसे भी अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं तो मेरे जो वोल्टेज हैं वो इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे? तो मैं बोल सकता हूं कि हर चकती के अक्रॉस मुझे जो वोल्टेज हैं वो इक्वल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? इस इक्वल वोल्टेज नहीं मिलने का कारण क्या है? ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस CM यही है। इसके कारण मुझे इक्वल वोल्टेज नहीं मिल रहे हर चकती के अक्रॉस। तो मैं अगर इसकी वैल्यू को कैसे भी करके कम कर दूं तो ये जो k का इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। तो मुझे पता है यहां पर k क्या होता है? k मेरा क्या होता है? CS अपॉन CM। क्या होता है मेरा? जो k है, सॉरी, k जो है CM अपॉन CS ये होगा। अब मैं k की वैल्यू को 0 अगर लेता हूं तो दो कंडीशन है कि CS को मैं क्या कर दूं? इनफाइनाइट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि CM की वैल्यू मैं क्या कर दूं? कम। तो CM की वैल्यू अगर मैं कम कर देता हूं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी, नहीं होगी? अब इस CM की वैल्यू को कैसे कम करूं?
Cm क्या है, पोल और इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस, तो C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन अपॉन D। अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं आर्म लेंथ, ठीक है, इसको अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो C क्या हो जाएगा, कम, और C अगर कम हो गया तो K क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और K कहां तक पहुंच जाएगा, 0.1 तक, और K अगर कम हो गया तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, और यहां से एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी मुझे, 100। तो पहला क्या है, यदि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो क्रॉस आर्म लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। क्रॉस आर्म लेंथ क्या है, डी। क्रॉस आर्म लेंथ क्या है, ये मतलब ये, इसको अगर हमने डी को इंक्रीज कर दिया तो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पहली मेरी जो कंडीशन है वो ये हो गई। अब मैं अगर इसी में डायग्राम में देखूं दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन की हम अलग से बात कर लेते हैं। गार्ड वायर, यहां पर अगर मैं I3, I2 और I1, तो यहां से I2, यहां से I1, ठीक है, और यहां से जो करंट है ये क्या हो जाएगा, IX, और यहां से ये क्या हो जाएगा, IY। जब मैंने गार्ड वायर नहीं लगाया, जब मैं केस फर्स्ट, जब गार्ड वायर का उपयोग नहीं करने पर, तो गार्ड वायर का जब आप उपयोग नहीं करते हो तो उस टाइम आपको जो I3 है वो क्या मिलेगा, I3 इज इक्वल टू स्मॉल I2 प्लस कैपिटल I2। और एक केस तो ये, और सेकंड केस क्या मिलेगा आपको, I2 इज इक्वल टू स्मॉल I1 प्लस कैपिटल I1। अब केस मैं लेता हूं
जब गार्ड वायर का उपयोग किया जाए, तो गार्ड वायर का जब अगर उपयोग करते हैं तब मुझे I3 प्लस IY इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, यही होगा I2 प्लस कैपिटल I2। और चूंकि हमने गार्ड वायर यूज किया है तो गार्ड वायर यूज किया है तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IY होगा नहीं होगा, I2 इज इक्वल टू IY होगा नहीं होगा, ये हो गया I2 और ये हो गया IY, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो यहां से I3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I2, I3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I2। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे ही ये हो गया अपना सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, I2 प्लस IX इज इक्वल टू I1 प्लस I1। तो यहां पर हम गार्ड वायर यूज करते हैं, तो गार्ड वायर यूज करेंगे तो IX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, और यहां से I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1। देखो आप IX इज इक्वल टू I1, गार्ड वायर का यूज जब हमने किया, तो गार्ड वायर का जैसे हमने यूज किया तो यहां से क्या हो गई, I2 इज इक्वल टू I1। तो इन दोनों समीकरण से हमारा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 और हमारी एफिशिएंसी क्या आ गई, 100%। तो अगर हमें एफिशिएंसी 100% चाहिए तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहां पर, कंक्लूजन क्या निकला कि स्ट्रिंग की एफिशिएंसी अगर हमें 100% चाहिए तो हमें दो चीज करनी है। क्या, एक तो क्या करना है हमें कि क्रॉस आर्म लेंथ बढ़ा दें, मिल सकती है, और सेकंड हमें क्या करना चाहिए, गार्ड वायर का उपयोग। तो आपको एफिशिएंसी जो है वो क्या मिल जाएगी, 100%। तो ये आपकी दो चीज होती हैं। तो यहां से K जो है वो कहां पर पहुंच जाएगा, 0.1 पर, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3, जो भी है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, वोल्टेज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, तीनों इक्वल वोल्टेज मिल जाएंगे। अगर तीन डिस्क की बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल एफिशिएंसी मुझे क्या मिल जाएगी, 100%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को 100% बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर, ये होगा नहीं, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर, करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर फॉर वेरियस कैपेसिटी, और नन ऑफ द अबव, ये होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। For 66 kV लाइन द नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्कार्ड, 66 kV लाइन के लिए कितने विद्युत रोधक डिस्क की आवश्यकता होती है। तो अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, VL अपॉन √3 डिवाइड बाई 11 प्लस 1। तो अगर हम बात करें VL की तो 66 अपॉन √3 डिवाइड बाई 11 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, 4.4, लगभग 5। चूँकि 5 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 6।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। इन ए केबल द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज एट, हमें ऑपरेटिंग कंडीशन निकालनी है और किस पे ज़्यादा ऑपरेटिंग कंडीशन है, मैक्सिमम स्ट्रेस हमें निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन। एक केबल में परिचालन अवस्था में अधिकतम तनाव होता है। तो अधिकतम तनाव की अगर हम बात करें तो अधिकतम तनाव किस पर होगा, तो उसके लिए हमें पता है कि हमारा जो कंडक्टर सरफेस है, कंडक्टर जो सरफेस होती है उस पर अधिकतम तनाव होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी कंडक्टर सरफेस स्मॉल आर और ये होती है हमारी शीथ रेडियस। और हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है ई का वो क्या होता है, वी अपॉन एक्स एल एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो अगर हम एक्स की वैल्यू स्मॉल आर लेते हैं तो ई हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और जब एक्स की वैल्यू हम कैपिटल आर लेते हैं तो ई हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इनमें जो रिलेशन आता है हमारा ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कंडक्टर सरफेस। शीथ आर यूज इन केबल, जो केबल में शीथ का उपयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं हम, प्रोवाइड द प्रॉपर इंसुलेशन, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर। अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस की बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, आर्मरिंग। क्या यूज करते हैं हम, आर्मरिंग। The insulation resistance of a cable of 10 km length is 1 mega ohm. The resistance for a length of 40 km, 40 किलोमीटर लंबाई की केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम है। तो 40 किलोमीटर लंबाई की केबल का प्रतिरोध क्या होगा, हमें पता है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है 40 किलोमीटर पर। तो 1 मेगा ओम हमें दिया हुआ है, ये 40 और ये हमें कितना है 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो 1/4 की अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 0.25 मेगा ओम। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट। मिनिमम रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बोल सकते हैं। मतलब इसमें फ्यूल का जहां पर ज्यादा यूज होगा वहां उसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ऑपरेटिंग लेबर, तो लेबर की भी अगर कॉस्ट को हम इंक्लूड करें ऑपरेटिंग लेबर की, तो वो किस में आ जाएगी, मिनिमम रनिंग कॉस्ट में। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो हमारी जो मिनिमम रनिंग कॉस्ट होगी वो हाइड्रो की होगी, नहीं होगी, क्योंकि कम से कम जो फ्यूल है वो हमें किसके लिए चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के लिए। तो सबसे कम जो रनिंग कॉस्ट होगी हमारी वो किसकी होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्टेशन के लिए जो है वो सबसे कम रनिंग कॉस्ट होगी, और सबसे ज्यादा होगी हमारे डीजल के लिए। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इनवेरिएबली यूज एज, एक नाभिकीय शक्ति गृह निरपवाद रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वो हमारा कैसे यूज किया जाता है, एज ए बेस लोड। तो ये डिफरेंस क्या होता है पीक लोड और बेस लोड में, तो पीक लोड और बेस लोड में डिफरेंस क्या होता है। पीक लोड किसके लिए काम होता है हमारा, जैसे हाइड्रो पंप स्टोरेज जो प्लांट होते हैं उसमें हमारा कौन सा आ जाता है, पीक लोड प्लांट। तो अगर हम बात करें और ये हो गया हमारा टाइम, तो टाइम भी हमारा ये 12, 6, 12, 6 और 12। तो ये तो होता है हमारा AM और ये होता है हमारा PM। ये हमने मान ली हमारी क्या है, A और B एक बेस है और ये हमने
इसको हमने यहाँ पर इंक्रीज किया और ये हमारी इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 6 PM पर, तो ये हमारा क्या हो गया, पीक लोड। तो ये तो होता है हमारा बेस लोड और ये होता है हमारा पीक। जैसे कि अगर हम बात करें 12 AM से 6 AM के बीच, तो वहां हमें कोई काम की जरूरत नहीं पड़ती। रात्रि का टाइम होता है तो उस टाइम सब सोए रहते हैं, मतलब उस टाइम ना तो कोई फैक्ट्री काम करती है, ना स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं खुलते, इसलिए यहां पर हमारा कर्व इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और 6 PM से और 12 PM, 6 PM पर जो है हमारा पीक लोड होता है, उस टाइम हमारी सारी फैक्ट्री और सब कुछ वर्किंग में रहता है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं 6 PM पर हमें पीक लोड मिलता है। फिर धीरे धीरे वो पीक लोड क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। तो ये होता है बेस लोड और ये होता है पीक लोड। अब बेस लोड में हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होता है, तो यहां पर जो जनरेटिंग कॉस्ट है, जनरेटिंग कॉस्ट वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस केस में हमारा प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण हमारी जनरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट। तो बेस लोड प्लांट की बात करें तो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। फॉलोइंग पावर प्लांट हैज इंस्टेंट स्टार्टिंग, निम्नलिखित शक्ति ग्रह क्षणिक प्रारंभन रखता है, मतलब जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए जल्दी से वो स्टार्ट होता है। तो वो होता है आपका डीजल पावर प्लांट। तो आपका मेन कंफ्यूजन किस में रहता है, हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। तो मेनली जो है आपका डीजल जो पावर प्लांट है वो जल्दी से आपका स्टार्ट होता है, 1-2 सेकंड का दोनों में अंतर रहता है। A generating station has a maximum demand of 30 megawatt, a load factor of 60% and a plant capacity factor of 50%. The reserve capacity of the plant, हमें रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि रिजर्व कैपेसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P मैक्सिमम प्लांट लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी क्या आ जाएगी हमारी, अधिकतम मांग है 30 और प्लांट लोड फैक्टर हमारे पास कितना है 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ से 30 इंटू 10/50। तो यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी क्या आ जाएगा 6 मेगावाट। कितना आ जाएगा 6 मेगावाट। तो ये आ गया आपका 6 मेगावाट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जनरेटिंग स्टेशन की रिजर्व कैपेसिटी। इफ कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर, हमें क्या दिया हुआ है कि जो कैपेसिटी फैक्टर है वो लोड फैक्टर के इक्वल है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का, तो क्या होता है पी एवरेज अपॉन पी सी। और प्लांट लोड फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये होता है पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अगर हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू यूटिलाइजेशन फैक्टर इनटू प्लांट लोड फैक्टर अगर करते हैं, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी फैक्टर क्या है मेरा पी एवरेज अपॉन पी सी इज इक्वल टू प्लांट लोड फैक्टर क्या है मेरे पास पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम। अब हमें क्या चाहिए पी एवरेज अपॉन पी सी। तो मैं क्या कर सकता हूं पी मैक्सिमम अपॉन पी सी, मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा पी मैक्सिमम अपॉन पी सी। अब यहां पर आपसे बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों अगर इक्वल हैं, पी एवरेज
अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या है, पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम। अगर ये इक्वल हैं तो ये मेरा यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होगा बच्चा कुचा, ये क्या है मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर। और अगर ये इक्वल हैं तो यहां से मैं लिख सकता हूं यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। तो यूटिलाइजेशन जो फैक्टर है वो आपका क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1। मैच द फॉलोइंग टरबाइन, हमें सूची जो 1 है उसमें सीट्स का विभाजन है और टरबाइन का प्रकार। तो लिस्ट 1 में हमें दी हुई है लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड और वेरी हाई हेड। यहां पर हमें दी हुई है प्रॉपर, कंप्लन और ये सब। तो पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी ये जो टरबाइन है वो किस प्रकार की होती हैं। तो अगर हम टरबाइन की बात करें तो हमारी जो टरबाइन है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी इम्पल्स टरबाइन, क्या बोला मैंने, एक तो हमारी होती हैं इम्पल्स टरबाइन और एक हमारी होती हैं कौन सी, फ्रांसिस टरबाइन, या बोल सकते हैं हम कि फ्रांसिस टरबाइन और एक हमारी हो गई इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, तो इम्पल्स जो टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन का ही प्रकार है हमारा क्या, पेल्टन। तो इम्पल्स का जो प्रकार है वो क्या है हमारा, पेल्टन। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, प्रोपेलर और कैप्लन की, तो जो कैप्लन होता है आपका, कैप्लन जो है वो कैप्लन स्पेशल प्रोपेलर टरबाइन का प्रकार है। ठीक है, और एक है हमारी फ्रांसिस। तो ये जो टरबाइन है आपकी, तीनों टरबाइन ये होती है आपकी रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में आपकी कौन कौन सी आ गई, फ्रांसिस और प्रोपेलर। एक तो हो गई फ्रांसिस, एक हो गई आपकी प्रोपेलर, और जो आपकी कैप्लन है वो स्पेशल प्रोपेलर टरबाइन का ही क्या होती है, प्रकार होती है। और इंपल्स टरबाइन का जो प्रकार है वो क्या होती है, पेल्टन। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी लो हेड है और कौन सी, तो इसके लिए अगर आपको याद रखने का तरीका है सबसे बढ़िया KFC, KFC होता है, वहां सी की जगह क्या हो गया, P। ठीक है, तो ये होता है आपका लो हेड, ये होता है मीडियम और ये होता है आपका हाई, या इसको ले सकते हैं हम वेरी हाई। ठीक है, तो वेरी हाई जो है हमारा क्या होता है, पेल्टन। तो पेल्टन कहां पर मिला है हमें अकेला, पेल्टन की अगर हम बात करें तो अकेला पेल्टन ये है। तो सबसे हाई जो है वेरी हाई हेड होता है किसका, पेल्टन का। तो डी से तो मेरा क्या बन गया 3। तो डी से अगर मैं 3 की बात करूं तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये बचा और ये बचा। अगर हम बात करें लो हेड की तो मैंने आपको बताया KFP। तो लो हेड में क्या आना चाहिए, कैप्लन। तो कैप्लन अगर आ गया तो कैप्लन ही मैंने क्या बताया आपको, स्पेशल है किसका, स्पेशल प्रोपेलर जो टरबाइन है उसका प्रकार है कैप्लन। तो इसलिए कैप्लन और प्रोपेलर जो हैं वो क्या होंगे आपके, लो हेड। तो लो हेड होंगे तो ए से क्या हो जाएगा मेरा 1। तो ए से मेरा क्या हो जाएगा 1। तो ये गया मेरा, ये पहले ही गया, ये पहले ही, तो ये सी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो, KFP, के हो गया लो, F हो गया मीडियम, P हो गया हाई या वेरी हाई। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेनली 2 टरबाइन होती हैं, एक तो इंपल्स टरबाइन और एक रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन का ही प्रकार होती है आपकी पेल्टन, और जो रिएक्शन टरबाइन है उसके प्रकार होते हैं आपके फ्रांसिस और प्रोपेलर। और जो कैप्लन होती है आपकी वो एक स्पेशल प्रोपेलर टरबाइन का ही क्या होती है, प्रकार कहलाती है।
तो इस तरह से आपका यहां पर जो आंसर है वो क्या हो गया आपका सी। वेरियस पावर सिस्टम फॉल्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेवियरिटी। तो अगर हम बात करें फॉल्ट की, तो फॉल्ट आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके सिमेट्रिकल और एक होते हैं आपके अनसिमेट्रिकल। एक तो होते हैं अनसिमेट्रिकल और एक होते हैं आपके सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल जो हैं वो होते हैं हमारे सिमेट्रिकल में आ जाते हैं हमारे ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। अगर अनसिमेट्रिकल की बात करें तो लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन टू ग्राउंड। तो मोस्ट सीवियर जो फॉल्ट है वो क्या है? सिमेट्रिकल। मोस्ट सीवियर क्या है? मोस्ट सीवियर। मोस्ट सीवियरिटी जो फॉल्ट है वो क्या है आपका? सिमेट्रिकल फॉल्ट। और लीस्ट जो है वो आपके क्या है? ये सब लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट ये हो गया। तो सबसे मोस्ट सीवियर फॉल्ट क्या है? खतरनाक। सबसे खतरनाक जो फॉल्ट है वो क्या है? ये। लेकिन मिलता कितना? 3%। मतलब 3% चांस होते हैं कि ये फॉल्ट आपका होगा सिस्टम में, ठीक है। लेकिन मोस्ट सीवियर है, लेकिन जो अक्रेंस है इसकी वो कितनी है? 3%। सबसे ज्यादा जो अक्रेंस होती है वो किसकी होती है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की। 90% जो आपके फॉल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइन टू ग्राउंड, क्योंकि ये लीस्ट सीवियर होते हैं, मतलब ये ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि लाइन टू ग्राउंड लीस्ट सीवियर है और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड मोस्ट सीवियर होता है। The positive sequence reactance will be equal to the negative sequence reactance if the equipment is। आपसे पूछा गया है कि अगर किसी भी उपकरण का धनात्मक क्रम और ऋणात्मक क्रम प्रतिघात बराबर है, मतलब x1 इज इक्वल टू क्या है? x2, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रतिघात, या फिर हम बोल सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इक्वल होते हैं तो ये आपके स्टैटिक मशीन में होते हैं, स्टैटिक कंडीशन। और स्टैटिक कंडीशन में आपकी दो चीज होती हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मर और एक होती है आपकी ट्रांसमिशन। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो Z1 इज इक्वल टू Z2 है वो ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन दोनों के लिए इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें Z1 इज इक्वल टू क्या होता है? Z2। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें किसकी? Z0 की। किसकी बात करें? अगर हम Z0 की अगर हम बात करें तो हमारा जो Z0 है वो क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। अगर हम Z0 की बात करें तो वो हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन। और इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है? लेस देन, ठीक है। कैसे? अगर हम यहां पर Z1 Z0 है तो Z0 हमारा क्या होता है? XS प्लस 2XM। क्या होता है हमारा? जो Z0 है वो हमारा क्या होता है? XS प्लस 2XM। और अगर Z1 की बात करें तो वो क्या होता है? XS माइनस XM। और Z2 क्या होता है हमारा? XS माइनस XM, ठीक है। और अगर यहां पर हम बात करें तो Z0 हमारा होता है XS माइनस 2XM। क्या होता है? XS माइनस 2XM। और यहां पर Z1 क्या होता है? XS माइनस XM। और Z2 क्या होता है? XS माइनस XM। तो यहां पर हमारे बोथ ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मर दोनों के लिए क्या हो जाएगा? Z1 इक्वल टू Z2। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारी वैल्यू होती है।
ट्रांसमिशन के लिए और ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। और अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के लिए हमारा Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3, ठीक है। Z1 इज इक्वल टू, इसको आप क्या बोल सकते हो, Z0, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, और ये हो गया आपका जीरो सीक्वेंस, ठीक है। ये होते हैं हमारे किसके, जनरेटर के लिए। लीस्ट नंबर ऑफ फॉल्ट आर जनरली रिपोर्टेड फॉर, सामान्यतः कम से कम 2 सूचित किसके लिए किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके दोष आते हैं वो किस में आते हैं, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में। तो सबसे पहले जो हमारी लाइन है उसमें सबसे ज्यादा दोष आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद होते हैं आपको सीटी पीटी में, उसके बाद होते हैं आपको रिले में, उसके बाद आपको प्राप्त होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, और उसके बाद आपको होते हैं केबल में। किस में होते हैं, केबल में, और उसके बाद आपको प्राप्त होते हैं जनरेटर में, मतलब 5%। तो सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल आपका क्या होता है, जनरेटर। तो मोर स्टेबल जो है आपका जनरेटर। तो सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, ट्रांसमिशन में। कितनी, 50% जो है आपको सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट अकर होगा, रिपोर्टेड होगा, लीस्ट मोर जो है ट्रांसमिशन में, मोड जो आपको फॉल्ट अगर होगा वो ट्रांसिशन में, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम, और सबसे कम होते हैं आपके जनरेटर में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमारी केबल जो है पहले है, क्योंकि स्विच गियर ये हो गए हमारे, तो केबल उसके बाद है। तो लीस्ट की अगर हम बात करें तो लीस्ट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर केबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर भी केबल से ऊपर है, स्विच गियर भी हमारे ऊपर है इससे, और ट्रांसमिशन हमारा सबसे ऊपर है, तो बच्चा हमारा क्या, केबल। तो लीस्ट की अगर हम बात करें तो सामान्यतः कम से कम दोष जो सूचित के लिए ले जाते हैं वो है हमारा केबल, और सबसे कम हमारा किसमें होता है, जनरेटर में, और सबसे ज़्यादा हमारा किसमें होता है, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, ये हो गया सबसे ज़्यादा और ये हो गया आपका सबसे कम। द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज यूजुअली एक्सप्रेस, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है आपका, कि एक मेरी सप्लाई वोल्टेज है, एक मुझे क्या प्राप्त होता है, आर्क, और यही मेरी क्या है, आर्क वोल्टेज। ये मेरा क्या हो गया, आर्क करंट, ये हो गई मेरी वी आर्क, और ये हो गई मेरी सप्लाई वोल्टेज। होता क्या है कि जो भी मेरा सर्किट है, जो भी मेरा सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर के जैसे ही मेरे कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो क्या होता है कि जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, यहाँ पर। जैसे ही मेरा करंट जीरो होता है, यहाँ पर जैसे ही करंट जीरो हुआ, करंट जीरो होने का मतलब है कि मेरा सर्किट जो है, रिले ने सेंस किया, रिले ने जैसे ही सेंस किया कोई फॉल्ट, तो मेरा सर्किट ब्रेकर क्या हुआ, ओपन, करंट जीरो होने का मतलब। अब जैसे ही मेरा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, तो कॉन्टैक्ट ओपन होने के कारण उसमें क्या होता है कि मुझे क्या मिलती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्राप्त होती है। मतलब मेरी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज होने के कारण मुझे अब जो वोल्टेज मिलता है आफ्टर करंट जीरो, वो ये नहीं मिलता है। तो मुझे जो वोल्टेज मिलता है वो कैसे मिलता है, किस तरह से, इस तरह से। इस तरह से वोल्टेज मिलता है, ये वोल्टेज मुझे इस तरह से, और ये वोल्टेज क्या होता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मतलब क्या है,
अब ये वोल्टेज क्या करता है कि जो एयर होती है उन दोनों के बीच उसको आयनाइज कर देता है। आयनाइज करने के कारण दोनों के बीच क्या प्रोड्यूस हो जाती है, आर्क। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं उन दोनों के बीच। तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो गति होती है वो इतनी होती है कि वो आर्क जो है उसको क्या कर दे, डी आयनाइज कर दे। तो धीरे धीरे ये जो वोल्टेज है वो क्या कहलाता है, आपका रिकवरी वोल्टेज। और मेरा जो आर्क है वो रिड्यूस हो जाता है और वोल्टेज जो है वो रिकवर होने लग जाता है। तो ये इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस होती है एक सर्किट ब्रेकर की। तो सर्किट ब्रेकर की जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होती है। ये कहलाता है हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये कहलाता है हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, और ये होता है हमारा रिकवरी वोल्टेज। मतलब अब हमने हमारे सर्किट ब्रेकर को क्या कर लिया है, रिकवर कर चुके हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है ट्रिपल आरबी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वृद्धि जो दर है वो किस में दर्शाते हैं अपन, केवी पर माइक्रो सेकंड। तो बात समझ में आई किस तरह से आपका सर्किट ब्रेकर काम करता है। ये क्यों आया आपका, ये चीज कैसे आई आपकी, ये से आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जिससे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। उस हाई वोल्टेज के प्रोड्यूस होने के कारण दोबारा से उसमें आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, अब ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को हमें वापस से क्या बनाना है, ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर लाना है, मतलब रिकवर करना है इसको। तभी हमने इन वोल्टेज को क्या बोला, रिकवरी वोल्टेज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं जो कि जो भी आर्क प्रोड्यूस हुई है उसको क्या कर दे, डी आयनाइज, या जो एयर है, एयर के जो पार्टिकल हैं जो आयनाइज हो चुके हैं उनको क्या कर दे, डी आयनाइजेशन कर दे। तो यहां होता है हमारा क्या, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन। तो जिसमें हमारा जो ट्रिपल आर वी जो है वो क्या है, केबी पर माइक्रो सेकेंड। A 3-phase oil circuit breaker has operating voltage 11 kV, rupturing capacity 500 MVA and normal current rating 500 ampere. Its symmetrical breaking current. एक 3-phase तेल परिपथ वियोजक परिचालन वोल्टेज 11 kV रखता है, विदर्पण क्षमता 500 MVA और सामान्य धारा रेटिंग 500 एम्पियर है। तो इसकी सममित ब्रेकिंग धारा क्या होगी। तो अगर हम बात करें किसकी, ब्रेकिंग धारा की, तो ब्रेकिंग धारा क्या होती है, रप्चरिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 500 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई √3 इंटू कितना है हमारे पास, लाइन वोल्टेज 11 kV। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 500 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 11, तो ये आ गया हमारा 26.24 kA। तो हमारा ब्रेकिंग करंट कितना आ गया, 26.24 kA। अगर इसमें पूछता हमसे मेकिंग करंट, तो मेकिंग जो करंट है वो क्या होती है, 2.55 ब्रेकिंग करंट, ये होती है हमारी मेकिंग करंट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 26.24 kA। मैच द, हमें सूची दी हुई है रिले की, मोह रिले है एक, तो हमारे पास एक लिस्ट है हमारे पास उनके डायग्राम की। मोह रिले, प्लेन इम्पीडेंस रिले, मोह रिले, प्लेन इम्पीडेंस रिले, डायरेक्शनल रिले और एंगल इम्पीडेंस रिले। अगर हम बात करें मोह रिले की, तो मोह जो रिले होती है वो किसके लिए काम आती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो मोह रिले है वो हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन के प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। अगर हम बात करें इम्पीडेंस रिले की, तो वो हमारे किसके काम आती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो मोह रिले है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। हमारी टॉर्क की एक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, K1 I² प्लस K2 V² प्लस K3 VI कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ प्लस K4, ये होता है हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा K4 है, K1 है उसको 0 और K4 है उसको हम 0 ले लेते हैं। तो हमारा जो टॉर्क है वो क्या हो जाता है, K3 VI
कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ माइनस K2V स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ से K3VI कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ इक्वल टू K2V स्क्वायर, तो यहाँ से I अपॉन बी कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ इज इक्वल टू K2 अपॉन K3। तो इसके लिए अगर हम इसको 0 कर दें, ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर मुझे ऑपरेट कराना है तो क्या हो जाएगा, गामा कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ इज ग्रेटर देन K2 अपॉन K3, और ये क्या है मेरा एडमिटेंस, क्या है मेरा ये एडमिटेंस। तो इसको हम दूसरी रिले भी क्या बोल सकते हैं, एडमिटेंस, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस रिले भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये तो हो गया हमारा R और ये हो गया प्लस JX। कैसे, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, Z। इसका अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो K3 अपॉन K2 कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ इज ग्रेटर देन Z, ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ से जो इसका ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो है मेरी कौन सी रिले हो गई, डायरेक्शनल, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये मेरी क्या हो गई, डायरेक्शनल रिले हो गई। और रिस्ट्रेंट कौन सा हो गया, वोल्टेज रिस्ट्रेंट, क्या हो गई मेरी ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। इसको हमने क्या बोल दिया, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। मतलब ये जो है, ये तो है आपका करंट एलिमेंट जो कि हमें किसके बारे में बताता है, डिफ्लेक्शन के बारे में। ये हमारा है वोल्टेज एलिमेंट जो कि हमें किसके बारे में बताता है, रिस्ट्रेन के बारे में। और ये जो है हमारा, ये आइदर ये हमें क्या दिखाएगा, या तो हमें क्या दिखाएगा, ये डिफ्लेक्शन या फिर रिस्ट्रेन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फैक्टर, ये हमारा क्या है, फैक्टर। तो इस तरह से ये टॉर्क की इक्वेशन होती है हमारे किसी भी रिले के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे इक्वेशन की, तो इसमें हमने पहली बात की किसके लिए, एडमिटेंस रिले के लिए। तो एडमिटेंस या इंपीडेंस के लिए हमने क्या किया, K1 और K4 को 0 कर दिया। तो यहां से हमारा क्या मिल गया, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। अगर हम बात करते हैं इंपीडेंस के लिए, तो टॉर्क क्या है हमारे पास, K1 I स्क्वायर K2 V स्क्वायर प्लस K3 कॉस ऑफ थीटा माइनस टाउ प्लस K4। तो इंपीडेंस के लिए K3 और K4 क्या हो जाएंगे आपके 0। तो यहाँ से टॉर्क क्या मिल जाएगा आपको, K1 I स्क्वायर प्लस K2V स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ से K1 I स्क्वायर इज ग्रेटर देन K2V स्क्वायर। तो यहाँ से K1 अपॉन K2 रूट ऑफ वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Z। तो Z इज लेस देन K1 अपॉन K2, ये हो गया इसका ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के लिए अगर हम इसको R और इसको हम ले लेते हैं प्लस JX, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा इम्पीडेंस रिले का डायग्राम इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तो ये तो कहलाएगा ऑपरेशन और इसके बाहर क्या होगा, नो ऑपरेशन। और चूंकि ये चारों क्वाड्रेंट में है इसलिए ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल, इसलिए ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। जबकि हमने इसमें देखा कि ये ओनली किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, डायरेक्शनल। और चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल है
ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज रिस्ट्रेंट नॉन डायरेक्शनल रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेंट नॉन डायरेक्शनल रिले। ये होती है हमारी इम्पीडेंस रिले, और ये किसके काम आती है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मीडियम के लिए। और जो ये है ये किसके लिए काम आती है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये डायग्राम हमारा किसका हो गया? ए का, और ये डायग्राम जो है वो हमारा किसका हो गया? बी का। तो अगर इसमें हम देखें तो ए से तो हमारा क्या आ रहा है? 4, तो ये दोनों होंगे नहीं। ए से हमारा 4 और बी से हमारा क्या आ रहा है? 1, ये भी हमारा गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। और सी से क्या हो जाएगा? 2, और डी से हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आ जाता है? बी। तो इस तरह से आज हमने पावर सिस्टम के BCTQ प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज देखा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।